नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक महान व्यक्ति के विचारों पर है जिनका आज पुण्यतिथि है, जिसे आप लोग भली भांति जानते हैं, भगत सिंह। तो चलिए बिना देर किए वीडियो पर चलते हैं। हमारे शहीद आजम भगत सिंह का बहुजन पक्ष, या यूँ कहें तो भगत सिंह जी का बहुजन समाज के प्रति क्या विचार था, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भगत सिंह की वैचारिक यात्रा उनके दो लेखों अछूत समस्या और मैं नास्तिक क्यों हूँ के उल्लेख के बिना अधूरी मानी जाएगी। उस समय तक भारतीय समाज और राजनीतिक में अस्पृश्यताओं से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हो चुके थे। हजारों वर्षों से शोषण और दमन का शिकार रहे दलित अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने लगे थे। कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा होने के कारण वे बड़ी राजनीतिक शक्ति भी थे, इसलिए उन्हें लुभाने के लिए इस्लाम, ईसाई आदि धर्मावलंबी में होड़ मची हुई थी। ऐसे में भगत सिंह ने विद्रोही उपनाम से अछूत समस्या शीर्षक से लेख लिखा था, जो कृति के जून 1928 अंक में प्रकाशित हुआ था। वे अछूतों की समस्याओं को वरीय समस्या यानी बड़ी समस्या के रूप में देख रहे थे। लेख में उन्होंने मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेसी नेताओं के दोहरे चरित्र पर कटाक्ष किया था। इस समय मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या कहे जाने वाले पहले एक मिस्टर के हाथों गले में हाथ डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़े सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। अति शूद्रों को गंदा और अपवित्र मानने वाली मानसिकता पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था, वे गरीब है, गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुल के गरीब लोग भी कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से अछूत नहीं हो जाती। अस्पृश्यताओं को उनके आत्मगौरव की याद दिलाते हुए वे आगे लिखते हैं, हम मानते हैं कि उनके यानी अछूतों के अपने जनप्रतिनिधि हो, वे अपने लिए अपने अधिकार मांगे। हम तो कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली ताकत तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। भूमि अलगाव अधिनियम के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। अपनी शक्ति पहचानो और संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिल सकेगा। स्वतंत्रता की चाहत रखने वाले को गुलामी के विरुद्ध खुद विद्रोह करना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। भगत सिंह ये बहुजन के लिए लिखते हैं और ललकारते हुए कहते हैं, तुम सो नहीं, उठो और जागो। मैं नास्तिक क्यों बना शीर्षक से एक लेख और है, जिससे भगत सिंह की विवेचनात्मक क्षमता का पता चलता है। 1930 में जिन दिनों भगत सिंह ने ये लेख लिखा, खुद को नास्तिक कहना आसान नहीं था। धर्म का भूत जनसाधारण के दिलो दिमाग पर इस कदर सवार था कि धर्म विहीन जीवन की संकल्पना ही उसके लिए असह थी। हालांकि माधवाचार्य ने 6 हिंदू दर्शनों में चरवाक दर्शन को पहले स्थान पर रखा है, और चरवाक दर्शन भारत का अकेला भौतिकवादी संप्रदाय नहीं था। इसके अलावा 62 भौतिकवादी दर्शनों का उल्लेख
दीर्घ निकाय में है, जो दर्शन बुद्ध के पहले से ही भारत में प्रचलित थे। बावजूद इसके कि इस देश में खुद को नास्तिक कहना सरल न था। असुर, राक्षस जैसे गाली नुमा विशेषण पुरोहित वर्ग ने नास्तिक लोगों के लिए ही रचे थे। सार्वजनिक जीवन में तो खुद को नास्तिक घोषित करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। खुद को नास्तिक घोषित करने के बावजूद जिन दो नेताओं ने भरपूर लोकप्रियता बटोरी और समाज को प्रभावित करने में सफल रहे, उनमें पहले भगत सिंह और दूसरे स्थान पर दक्षिण के रामास्वामी पेरियार थे। हालांकि भगत सिंह के लिए नास्तिकता इतनी नई चीज नहीं थी। भगत सिंह के अनुसार उन्होंने ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब वे अज्ञात नौजवान थे। आस्था और विश्वास ने मनुष्य और मनुष्यता का कितना नुकसान किया है, इसे वे अपटन सिलेर के उद्घृण द्वारा समझाते हैं। मनुष्य को दैवी शक्तियों में विश्वास करने वाला बना दो और उसके पास धन संपत्ति आदि जो कुछ भी है सब लूट लो, वह उफ नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपने आप के लूटने में खुद आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशों और सत्ताधारियों की मिली भगत से ही जेलों, फांसियों, कोरों तथा शोषणकारी सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। भगत सिंह को पढ़ते हुए प्रायः मैं अपने स्कूली दिनों में पहुंच जाती हूं। उन दिनों एक कहानी पढ़ी थी जिसमें बालक भगत सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते समय पूछता है कि हम इन खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते। उन दिनों बंदूक को ही क्रांति का अनिवार्य अस्त्र माना जाता था। स्कूल में एक अध्यापक महोदय हारमोनियम में रागनियाँ सुनाते थे। उक्त कहानी पर उन्होंने एक रागनी तैयार की थी जिसे वे तन्मय होकर सुनाते थे। आवाज़ इतनी ओजमय होती कि श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते। हर विद्यार्थी खुद को भगत सिंह समझने लगता था, लेकिन गांव के सामंती परिवेश में आपसी हिंसा को ही क्रांति समझ लिया जाता था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंसा और क्रांति के बीच फर्क नहीं कर पाते और क्रांति को बंदूक के नज़रिए से देखते हैं, जबकि भगत सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा वैचारिक क्रांति के दम पर हासिल की थी। उनके विचारों में मौलिकता भले ही न हो, मगर जिन विचारों और मूल्यों पर उनका विश्वास था, उनके साथ वे न तो केवल ईमानदारी से जिए बल्कि दिखा दिए कि कोई भी विचार ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य द्वारा अपने आचरण में उतार पाना असंभव हो। थीसिस ऑन फ्यूरबैक में मार्क्स ने लिखा है, दार्शनिकों ने इस संसार की तरह तरह से व्याख्या की है। मुख्य समस्या है कि इसे बदला कैसे जाए। क्रांति के दर्शन को अपने जीवन में उतारकर भगत सिंह सिद्ध कर देते हैं कि विशाल पृथ्वी तथा अनंत आसमान के नीचे ऐसा कुछ नहीं जो संभव हो। चलते चलते उनके लेख युवक की कुछ पंक्तियाँ जो आज भी उतनी ही प्रेरणास्पद है जितनी 95 वर्ष पहले थी। अलविदा, अलविदा मेरे सच्चे प्यार, सेनाएं आगे बढ़ चुकी हैं प्रिय, यदि तुम्हारे पास और रुका तो कायर कहलाऊंगा मैं। आज का तथ्य आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंडीवादियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।